देखिए मॉडल वर्ब्स की जब बात करते हैं हम लोग तो हमारे सामने ना बहुत सारी चीजें आती, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, तो ये सब हमने पढ़ लिए ऑलरेडी। लेकिन द थिंग इज दैट कि कैन तो पढ़ लिया, लेकिन मे को कैसे यूज करें। कुड तो पढ़ लिया, सर माइट को कैसे यूज करें। सर माइट भी क्या होता है, मे भी क्या होता है, मे हैव क्या होता है, माइट हैव क्या होता है। सर वुड हैव क्या होता है, सर वुड क्या होता है, वुड भी क्या होता है। सर है ना, ये कभी कभी वुड हैव बीन भी यूज हो जाता है। सर कभी माइट हैव बीन भी आ जाता है, मे हैव बीन भी आ जाता है। तो आप सबको एक बात बताना चाहूंगा मैं, कुछ भी आ जाए, you should know how to get meaning, and if you know how to get meaning, things will be easy for you to understand. देखिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं फॉर द डेमो। आपको ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस क्या मतलब दे रहा है। You would be busy if you went there. दूसरा देखना, you may be busy, I think. You might be busy, I think. You must be busy. यहां पर कुछ सिचुएशंस दी हैं और एक मैं मस्ट भी लिख दिया तो शुड भी लिख देता हूं। यू शुड बी बिजी, और एक मैंने शुड बी के बदले यहां कुड बी भी लगा दिया। यू कुड बी बिजी। अब यहां पर एक नहीं, देखो 1 2 3 4 5 and 6, we have 6 different sentences. And let me tell you, all these 6 sentences are very different in their uses. आप अगर इनके मीनिंग पर जाओगे ना तो आप देखोगे कि इन सबके अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, तो इन सबके मीनिंग जो है वो अलग अलग निकल रहा है क्योंकि इन सबकी एक अलग अहमियत है। यू वुड बी बिजी, इसका मतलब हो रहा है तुम बिजी होते यदि तुम वहां जाते। तो यदि तुम वहां जाते तो तुम बिजी होते, तुम वहां गए नहीं तो तुम बिजी हो नहीं। यू डिड नॉट गो देयर सो यू आर नॉट बिजी। जब कोई काम हम करते, हमने किया नहीं, करते तो ऐसा होता, वहां आपका वुड का उपयोग होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने इंस्टीट्यूट पहले ज्वाइन कर लिया होता ना तो आज आप इंग्लिश बोल रहे होते। इफ यू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट अर्लियर, इफ यू ज्वाइन दिस क्लास अर्लियर, यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश। आप बोल रहे होते इसलिए वुड भी लगाया, बोलते यू वुड स्पीक। आपने इंग्लिश बोली होती, यू वुड हैव स्पोकन इंग्लिश। आप 2 महीने से इंग्लिश बोल रहे होते, यू वुड हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 months. लेट मी टेल यू कि आप जो है इस चीज को इस चीज से रिलेट जरूर करें। जहां कहीं भी आप विल बी का उपयोग करते हैं होगा के सेंस में, जहां कहीं भी आप विल बी आईएनजी का उपयोग करते हैं रहा होगा के सेंस में, जहां कहीं भी आप विल हैव का उपयोग करते हैं किया होगा, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, सुना होगा, जहां कहीं भी आप विल हैव बीन प्लस आईएनजी विथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम का उपयोग करते हैं से रहा होगा के अर्थ में, जहां कहीं भी आप विल बी एबल टू का उपयोग करते हैं सकेगा पाएगा के अर्थ में, जहां कहीं भी आप विल हैव टू का उपयोग करते हैं पड़ेगा या कोई काम करना होगा के अर्थ में। लेट मी टेल यू, आप जहां कहीं भी विल हैव का उपयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं कि पास होगा के अर्थ में। मैंने कहा शी विल हैव नॉलेज, उसके पास नॉलेज होगा, है ना। शी विल हैव अ लॉट ऑफ मनी टुमारो, कल उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। तो ये जितने भी स्टेटमेंट्स मैंने विल के लिखे हैं आप देखिए, वॉट एवर स्टेटमेंट्स आई हैव रिटन, इसमें ये 4 जो स्टेटमेंट्स हैं, ये 4 जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर फ्रॉम टेंसेस। ये आपका मॉडल वर्ब्स विल बी एबल टू, विल हैव टू, और ये आपका टू हैव का है, ये आपका टू बी का है। तो आप जो चीज इसमें देख रहे हो ना कि सब जगह विल लगा है। अब जहां जहां विल लगा है
लेट मी टेल यू, जहां जहां आपका विल लगा है वहां आप मे लगाओ, माइट लगाओ, वुड लगाओ और आपका एक आप मस्ट लगाओ, है ना, जो आपको लगाना है वो लगाओ। और जो भी आप विल के स्थान पर लगाओगे वो इनके एक्चुअल यूजेस के बेसिस पर यूज होगा। डेमो के तौर पर आप देखें, ये एक स्ट्रक्चर यहां लिखा हुआ है, सब्जेक्ट विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यहां पर आपको एक छोटे से एक्सप्लेनेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये विल बी प्लस ऑब्जेक्ट है, आपको विल की जगह मे लगाना है तो मे बी प्लस ऑब्जेक्ट, आपको माइट लगाना है, माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट, आपको वुड लगाना है, वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, आपको और क्या लगाना है, मस्ट लगाना है, मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो आपके 4 एडिशनल स्ट्रक्चर्स बने हैं, दे हैव देयर ओन मीनिंग्स इन अ डिफरेंट वे। If you compare between will be and may be, so there will be a huge difference between these two. They will look similar in some cases, but let me tell you, they have a different meanings. See, कैसे मैंने कहा ये जो will be है, it will use only for future. जैसे मैंने कहा वह 2 साल बाद इंदौर में होगी, तो she will be in इंदौर after 2 years. वो अभी नहीं, 2 साल बाद इंदौर में होगी, तो आप इंग्लिश में कहोगे she will be in इंदौर after 2 years because we are talking about future. ऑन दी अदर हैंड, जब आप कहोगे शायद वो अभी इंदौर में होगी, क्या कहा मैंने, शायद वह अभी इंदौर में होगी, होगी इसमें भी आ रहा है लेकिन शायद लगकर आ रहा है, तो जहां संभावना आ गई, शी मे बी इन इंदौर नाउ, बट इन प्रेजेंट टेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विल बी फ्यूचर में यूज हो रहा है और मे बी आपका प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है। मैंने कहा शी मे बी इन इंदौर, वो इंदौर में होगी, शी मे बी विद हर फ्रेंड्स, डोंट कॉल हर, वो शायद अभी उसके दोस्तों के साथ होगी, उसको कॉल मत करो। शी मे बी इन कॉलेज, वो अभी कॉलेज में होगी। शी मे बी एट द होम नाउ, वो अभी शायद घर पर होगी। तो इस तरीके से जो भी होगा शायद अभी, वो मे बी है। जब आप कहोगे शायद ही वो अभी घर पर होगी, शायद ही, सो शी माइट बी एट द होम नाउ, शायद ही वो स्कूल में होगी, शी माइट बी इन द स्कूल, शायद ही वो अपने दोस्तों के साथ होगी, शी माइट बी विद हिज फ्रेंड्स। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आप ये जो विल बी का एक स्ट्रक्चर है, इसकी मदद से इतने स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आपको विल बी का ये एक स्ट्रक्चर से इतने स्ट्रक्चर बनाते आ गए, सो आई गारंटी यू कि आप विल बी आईएनजी की मदद से भी इतने स्ट्रक्चर्स बना लोगे। आई गारंटी यू कि विल हैव V3 की मदद से भी इतने स्ट्रक्चर्स बना लोगे। आप विल हैव बीन की मदद से भी इतने सारे स्ट्रक्चर्स बना लोगे। आप विल बी एबल टू की मदद से भी इतने सारे स्ट्रक्चर बना लोगे। आप विल हैव टू की मदद से भी इतने सारे स्ट्रक्चर्स बना लोगे एंड आप विल हैव की मदद से भी इतने सारे स्ट्रक्चर्स बना लोगे। एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस concept of making sentence from a single sentence, of making sentences from a single sentences, trust me, nothing is going to be tough for you to understand in modal verbs, because they only require what they require actually, they require the concept. They require that you must know the concept to make the different sentences by using a single sentence. And if you know exactly कि मुझे कैसे बनाना है, then it's going to be easy for you. मैंने कहा शायद वो घर पर होगी, she may be at the home now, शायद ही वो अभी घर पर होगी, she might be at the home now, निश्चित ही वह घर पर होगी, तो निश्चित ही के लिए लगेगा आपका must be, she must be at the home, और वह घर पर होती, वह आज घर पर होती, she would be at the home, अगर आप उसकी मदद करते तो वो आज घर पर होती, if you helped her she would be at the home। याद रखना would be जो है अकेले यूज नहीं होता, ये वहीं लगाना है जहां पर यदि आप वहां जाते तो वह यहां होता, तुम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, हो क्या अभी नहीं हो, होते, तो वुड वहां यूज करते हैं हम लोग जहां पर एक इमेजिनेशन आप कर रहे हो, ठीक है। मैंने कहा कि आप वहां होते, यू वुड बी देयर, आप अपने दोस्तों के साथ होते, यू वुड बी विद योर फ्रेंड्स, है ना। मैंने कहा कि अगर कोहली अच्छा खेला होता तो इंडिया सेमीफाइनल में होता, इफ कोहली प्लेड वेल इंडिया वुड बी इन सेमीफाइनल, तो इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा इसका मतलब, ठीक है, वैसे पहुंचा, इंडिया फाइनल में भी पहुंचा, व्हाट आई एम टेलिंग, आई एम जस्ट स्पीकिंग अ सेंटेंस, ओके। अगर कोहली अच्छा खेलता तो इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाता या इंडिया सेमीफाइनल में होता, इफ कोहली प्लेड वेल इंडिया वुड बी इन सेमीफाइनल, ठीक है। यदि आप मेहनत करते तो आप 10th में होते आज, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड बी इन 10th क्लास टुडे, हो क्या अभी नहीं हो इसका मतलब, आप होते 10th में, यू वुड बी इन 10th स्टैंडर्ड, यू वुड बी इन 10th स्टैंडर्ड। अगर आपने कोचिंग पहले ज्वाइन कर लिया होता तो आज आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर होते हैं।
इफ यू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट अर्लियर, एक बार बोलो मेरे साथ, अगर आपने ये कोचिंग पहले ज्वाइन कर लिया होता तो आज आप एक अच्छे स्पीकर होते इंग्लिश के। इफ यू ज्वाइन दिस कोचिंग अर्लियर you would be a good English speaker. एक बार बोलो मेरे साथ सभी, if you joined this coaching institute earlier, you would be a good learner. You would be a good learner. So this is all about actually, जब ऐसे समझोगे ना चीजों को, then it's going to be easy for you. तो आप एक कॉन्सेप्ट देख लो कि सर will be की जगह मैंने may भी लगाया, might भी लगाया, would भी लगाया, must भी लगाया, सर can I apply the same concept in all these structures? Absolutely you can apply 100% without thinking, just apply it. तो आपको एक मैंने बताया है, rest of the sentences I will not explain you guys have to do it yourself. आपको खुद करना है, क्योंकि मैं जिनको पढ़ा रहा हूं I'm teaching the most brilliant, talented, deserving, extraordinary and outstanding students. Are you? If you are then you can. चलो, तो पहला स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल बी आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो रहा होगा का मतलब दे रहा है। किसका मतलब दे रहा है? रहा होगा का। अब आपको ये स्ट्रक्चर मैंने यहां पर लिख देना है, ये लिख दिया विल बी आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, रहा होगा, लेकिन रहा होगा किसमें? फ्यूचर में। अब आपको क्या करना है? सब्जेक्ट में बी आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी रहा होगा, लेकिन कौन सा रहा होगा? शायद रहा होगा, लेकिन किसमें? प्रेजेंट टेंस में। जैसे मैंने बोला कल मैं आपको कुछ नया पढ़ा रहा हूं, टुमारो आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू, सो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर हियर एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू टुमारो। बट इफ आई से उसे कॉल मत करो, वो अभी सो रहा होगा। उससे कॉल मत करो, वह अभी शायद सो रहा होगा या वह अभी सो रहा होगा। आप एक संभावना बता रहे हो, आप एक पॉसिबिलिटी बता रहे हो, वो पॉसिबिलिटी भी ज्यादा बता रहे हो, तो आप कहोगे डोंट कॉल हिम, ही मे बी स्लीपिंग नाउ, ही मे बी स्लीपिंग नाउ। तो आपने कहा वो सो नहीं रहा होगा, वो अभी पढ़ाई कर रहा होगा। ही मे नॉट बी स्लीपिंग नाउ, ही मे नॉट बी स्लीपिंग नाउ, आई थिंक ही मे बी स्टडिंग। और श्योरिटी दिखा दो कि वो निश्चित ही पढ़ाई कर रहा होगा, मुझे पक्का विश्वास है, आई बिलीव, आई एम श्योर ही मस्ट बी स्टडिंग, है ना। तो ही में बी मतलब शायद कोई काम हो रहा होगा, और जब शायद ही वह अभी पढ़ाई कर रहा होगा, कम पॉसिबिलिटी है। ही माइट बी, शायद ही कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा, ये भी प्रेजेंट में। अब आपको सबको पता होना चाहिए कि मे और माइट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखो। इफ somebody ask you, sir, what is the difference between may and might? सर जैसे कैन और कुड होता है, सर वैसे मे और माइट भी होता है क्या? यस होता है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मे भी कभी कभी मे प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, तो माइट भी कभी कभी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। बट द डिफरेंस इज दैट कि मे जो होता है वो ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और माइट जो होता है वो कम पॉसिबिलिटी के लिए होता है। जैसे मैंने कहा शायद वो अभी सो रहा होगा, ही मे बी स्लीपिंग नाउ, शायद ही वो अभी सो रहा होगा, ही माइट बी स्लीपिंग नाउ। शायद आज छुट्टी है, इट मे बी हॉलीडे टुडे, शायद ही आज छुट्टी है, इट माइट बी हॉलीडे टुडे। तो कम पॉसिबिलिटी माइट, ज्यादा पॉसिबिलिटी मे। कम ऑन, कम पॉसिबिलिटी माइट, ज्यादा पॉसिबिलिटी मे। ये सबसे मेजर डिफरेंस है। मैंने कहा शायद ही आपको समझ में आया होगा, यू माइट हैव अंडरस्टूड, शायद आपको समझ में आ गया होगा, यू मे हैव अंडरस्टूड, ठीक है। तो ज्यादा संभावना है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो मे, कम पॉसिबिलिटी है तो माइट। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। बाकी माइट आपका पास्ट टेंस में भी लगता है, जहां मे की आपको पास्ट फॉर्म लगानी है। जैसे देखो मैंने कहा शी सैड इट मे रेन टुडे, अब ये स्टेटमेंट लिखा हुआ शी सैड इट मे रेन टुडे। अब मैंने कहा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये जो स्टेटमेंट लिखा है शी सैड इट मे रेन टुडे, तो यहां सैड होने के कारण मे का क्या हो जाएगा? माइट। क्या लिखोगे? शी सैड दैट इट माइट रैन दैट डे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मे का क्या हो गया? माइट हो गया, जब आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो सैड है ये V2 है। जब कोई सेंटेंस
का जब कोई सेंटेंस जो है पहला अगर पास्ट का होता तो आने वाले सेंटेंसेस को भी पास्ट में बनाना पड़ता है, ग्रामर का नियम है। एंड दैट इज वाई हमें जो है यहां पर मे के बदले माइट लिखना पड़ रहा है। वी डोंट वांट टू राइट इट इज अवर कंपल्सन टू राइट, क्योंकि ग्रामर है, नियम है, इसलिए, है ना। तो शी सैड इट मे रेन टुडे, तो शी सैड दैट इट माइट रेन दैट डे। ये देखो टुडे का भी क्या हो गया, दैट डे हो गया। ये आगे आपको नरेशन पढ़ाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें इसकी यूजेस बताएंगे। सो ऐसा कोई मे का बहुत बड़ा यूज नहीं है। मे और माइट के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है कि मे जो होता है ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है और माइट जो होता है वो कम पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। चलो अभी इधर मुझे बताओ सबसे पहले तो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट में भी आईएनजी रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, है ना, प्रेजेंट टेंस में। माइट भी शायद ही कोई काम हो रहा होगा। ऐसे ही जब आप कहोगे मस्ट बी, तो मस्ट बी का मतलब होता है निश्चित ही कोई काम हो रहा होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ये मैंने मस्ट बी लिख दिया, निश्चित ही रहा होगा। निश्चित ही आप वहां जा रहे होंगे, निश्चित ही आप यहां आ रहे होंगे, निश्चित ही वह सेंटेंसेस बना रहा होगा, निश्चित ही वह कुछ कर रहा होगा। तो मैंने कहा निश्चित ही वह सेंटेंसेस बना रहा होगा, ही मस्ट बी मेकिंग सेंटेंसेस। निश्चित ही आप यहां आ रहे होंगे, यू मस्ट बी कमिंग हियर। निश्चित ही आप वहां जा रहे होंगे, यू मस्ट बी गोइंग देयर। तो इस तरीके से आपका मस्ट बी यूज होता है। तो मे बी, माइट बी एंड मस्ट बी, ये 3 सिचुएशन है। और चौथी सिचुएशन जो है, दिस इज एक्चुअली वुड बी। वुड बी आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, रहा होता। You would be speaking English today. If you joined this institute earlier, you would be speaking English today. आज आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं। She would be going there, वो वहाँ जा रही होती। She would be coming here, वो यहाँ आ रही होती। You would be learning something new, तुम कुछ नया सीख रहे होते। She would be talking to you, आपसे बात कर रही होती, है ना। She would be living in इंदौर, वो इंदौर में रह रही होती। तो इस तरीके से जो काम हो नहीं रहा है, अगर हो रहा होता, ऐसा हो जाता तो वहां वुड भी हम लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं विल बी की जगह हमने मे बी यूज किया, माइट बी यूज किया, मस्ट बी यूज किया, वुड बी यूज किया। ऐसे ही, और सब में आईएनजी लगा हुआ, देख लो। और ऐसे ही हमने विल बी की जगह मे बी यूज किया, माइट बी यूज किया, वुड बी यूज किया, मस्ट बी, और सब में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो इनको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि सर विल बी ऑब्जेक्ट और विल बी आईएनजी वाला ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। जब मैं आपसे कहूंगा कल आप बिजी होंगे, तो यू विल बी बिजी टुमारो। कल आप कुछ नया कर रहे होंगे, यू विल बी डूइंग समथिंग न्यू टुमारो। तो जो अंतर विल बी ऑब्जेक्ट में है और विल बी आईएनजी में है, वही डिफरेंसेस इन सभी के बीच में भी है। तो इनको लेकर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सो अब आप देख सकते हैं कि हमने विल बी की जगह विल बी आईएनजी, सॉरी ये नहीं, हाँ आप देख सकते हैं कि हमने ना यहां से देखते हैं विल बी की जगह मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी का उपयोग किया और ऑब्जेक्ट लगाए। और हमने ऐसे ही विल बी की जगह मे बी, माइट बी, मस्ट बी का ऑब्जेक्ट लगाकर आईएनजी लगाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको स्टडी करेंगे, देखना एक ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये वाला विल हैव और ये वाला विल हैव, दोनों को स्टडी करेंगे। आ जाओ, मैं चाहूंगा पूरा अटेंशन आप लोगों का। इतना हम लोग ले लेते हैं, इससे ज्यादा ले लेते हैं, एक काम करते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। ये आपका मेन सेंटेंस, विल हैव के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जो काम आप कर चुके होंगे फ्यूचर में, है ना। और ऐसे ही ये आपका विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, जो चीज आपके पास होगी फ्यूचर में, है ना। अब इन्हीं की जगह हमको सारे स्ट्रक्चर्स यूज करने। तो सबसे पहले हमको लगाना है मे हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमको लगाना है माइट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमको लगाना है मस्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मस्ट हैव के 2 मीनिंग होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, ये दोनों मीनिंग आपको समझाएंगे अभी हम। ऐसे ही आएगा आपका वुड हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये 4 तो ये बन गए भाई इससे। अब ऐसे इससे बनाओ, सब्जेक्ट एक बना दो आप, मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट माइट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इतने सारे स्ट्रक्चर बन गए। देखो
अब आपको करना क्या है, एक चीज जो ध्यान देनी है, विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट चुका होगा किसमें, फ्यूचर में। जैसे मैंने कहा कल तक आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके होंगे। बाय टुमारो यू विल हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। बाय टुमारो यू विल हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। कल तक आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके होंगे। कल तक वह यहां आ गया होगा या आ चुका होगा। बाय टुमारो ही विल हैव कम हियर। ही विल हैव कम हियर बाय टुमारो। कल तक वह यहां आ चुका होगा या आ गया होगा। तो इस तरीके से जो काम हो गया होगा उसके लिए आप विल हैव का उपयोग लगाते हो फ्यूचर में। बट इन केस अगर आप प्रेजेंट में कहो कि अभी तक तो वह पहुंच गया होगा, अभी तक तो वह पहुंच चुका होगा शायद, या पहुंच गया होगा, तो क्या कहोगे, ही मे हैव रीच्ड सो फार। सो फार अभी तक, अभी तक तो वह उसने खाना खा लिया होगा। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको खाने के लिए इनवाइट करना चाहते हो, सो योर फादर सेड डोंट कॉल हिम, आई थिंक ही मे हैव ईटन फूड सो फार, इट्स 10:30 ऑलरेडी, अभी तो 10:30 हो रहे हैं, तो शायद हो सकता है उसने अभी तक खाना खा लिया होगा। डोंट कॉल हिम फॉर डिनर। रात के 10:30 बजे आप किसी को डिनर के लिए इन्वाइट कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे, डोंट कॉल हिम, ही मे हैव ईटन फूड सो फार, ही मे हैव ईटन फूड सो फार। तो आपने कहा शायद ही उसने खाना खाया होगा, क्योंकि वो रोज 12 बजे खाना खाता है, ठीक है। ही माइट हैव ईटन फूड बिकॉज ही ईट्स एवरी डे, ही टेक्स डिनर एवरी डे 12 o'clock इन नाइट, यू नो। सो शायद ही उसने खाना खाया होगा, ही माइट हैव ईटन फूड। निश्चित ही उसने खाना खा लिया होगा, ही मस्ट हैव ईटन फूड। निश्चित ही वो चला गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन, आई एम श्योर ही मस्ट हैव गॉन। निश्चित ही आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो शायद कोई काम अभी तक हो चुका होगा, शायद ही कोई काम हो चुका होगा या हो गया होगा, निश्चित ही कोई काम हो चुका होगा या हो गया होगा। और ये जो दूसरा यूज है ना, इसका मतलब है ही चाहिए था, तुमको वहां जाना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन देयर। यस्टरडे यू हैड अ चांस। लेकिन ये मीनिंग से आपको पहचानना है कि मस्ट हैव कौन सा मीनिंग दे रहा है। जैसे मैं आपसे इंग्लिश में कहूं, यस्टरडे इट वाज संडे, यू हैड अ चांस टू गो देयर, यू मस्ट हैव गॉन देयर। तो यहां मस्ट हैव का मतलब निकल रहा है कल संडे था, कल आपके पास मौका था, कल आपको निश्चित ही वहां जाना चाहिए था। तो ये मतलब दे रहा है आपका मस्ट हैव। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखना, डोंट कॉल हिम, आई थिंक ही मस्ट हैव ईटन फूड बिकॉज 12 o'clock राइट नाउ। अभी उसको कॉल मत करो, निश्चित ही उसने खाना खा लिया होगा, निश्चित ही वह इंदौर पहुंच गया होगा अभी तक। तो ही मस्ट हैव, आई एम श्योर ही मस्ट हैव रीच्ड इंदौर सो फार, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको उसके मीनिंग से पहचानना है कि मस्ट हैव कौन सा मीनिंग दे रहा है, क्योंकि मस्ट हैव दो मीनिंग कैरी कर रहा है। एक कौन सा कर रहा है, निश्चित ही कोई काम आप कर चुके होंगे, और दूसरा कर रहा है आपको निश्चित ही वहां जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन देयर, निश्चित ही आपको आना चाहिए था, यू मस्ट हैव कम हियर, निश्चित ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू मस्ट हैव स्टडीड। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन हाउ यू यूज इट। You know, if you are using must have while talking, then somebody can easily understand what meaning actually you are carrying. Because while talking, you will use some different sentences. Like if you talk about past, कि तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था, so you would be speaking in this way, like you didn't go there. I'm really you didn't go there. You should have gone there. You must have gone there. कल आप वहाँ गए नहीं, आपको वहाँ जाना चाहिए था, आपको वहाँ निश्चित ही जाना चाहिए था। तो ये उस मीनिंग को कैरी कर रहा है। लेकिन ये मस्ट हैव कौन सा, प्रेजेंट वाला, जब निश्चित ही कोई काम आप कर चुके होंगे, आपने कर लिया होगा, या कोई काम हो गया होगा, ठीक है, उसकी श्योरिटी को दिखाने के लिए। चलिए, तो शुड हैव होता है, शुड हैव चाहिए था, मस्ट हैव जो है ही चाहिए था के लिए होता है।